फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज महादेव शर्मा। इससे पहले एपिसोड 1, 2 और 3 में हमने म्यूचुअल फंड और उसके अलग अलग टाइप्स के बारे में डिटेल में जाना था और साथ ही उसे एग्जांपल के साथ एनालाइज करना भी सीखा था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले उस तीनों वीडियो को जाकर देख लें। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आज की इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड्स के अलग अलग टर्म्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि AUM दैट इज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, NAV दैट इज नेट एसेट्स वैल्यू, एक्सपेंस रेशियो एक्सेट्रा। और साथ ही यह भी जानेंगे कि किस रेशियो पे हमें ज्यादा ध्यान देना है और कौन सा रेशियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। इसके बाद सबसे पहले हम ओपन करेंगे क्रोम और फिर से वही साइट सर्च करेंगे fincash.com और हम रैंडमली कोई सा भी म्यूचुअल फंड को हम ओपन कर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ लिक्विड फंड को ही ओपन कर लेते हैं और यहाँ निपॉन इंडिया लिक्विड फंड हम इसे ओपन करके इसके टर्म्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के अलग अलग टर्म्स यहाँ पर दिया गया है। तो आइए हम इसे वन बाय वन डिटेल में जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर पहला टर्म्स देख सकते हैं NAV। NAV का फुल फॉर्म नेट एसेट्स वैल्यू होता है। NAV को किसी म्यूचुअल फंड्स की एक यूनिट्स की बुक वैल्यू भी कहा जाता है। जिस प्रकार किसी भी स्टॉक का प्राइस होता है, ठीक उसी तरह म्यूचुअल फंड स्कीम की NAV होती है, जिसे हम उस म्यूचुअल फंड यूनिट्स की प्राइस भी कह सकते हैं। उसके बाद अगला टर्म्स है AUM दैट इज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी द्वारा फंड मैनेजमेंट के लिए प्रेजेंट में जो एसेट्स अवेलेबल है उसे ही एसेट अंडर मैनेजमेंट कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि किसी ने 1 साल पहले 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया था, लेकिन प्रेजेंट में यानी 1 साल बाद वह अमाउंट बढ़कर 1.5 करोड़ रुपया हो गया है, तो फंड का AUM 1.5 करोड़ कहा जाएगा। के बाद आगे आप अलग अलग टाइम फ्रेम का रिटर्न भी यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे कि 1 मंथ में 0.3%, 3 मंथ में 0.8%, 6 मंथ में 1.5% और 1 ईयर में 3.2% का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। उसके बाद हमारा अगला टर्म्स है इंसेप्शन डेट। इंसेप्शन डेट का मतलब यह है कि जब कोई फंड शुरू होता है तो वह इन्वेस्टर के लिए अवेलेबल हो जाता है और उसी दिन को इंसेप्शन डेट कहा जाता है। इस इंसेप्शन डेट को आप उस म्यूचुअल फंड का डेट ऑफ बर्थ भी कह सकते हैं। अगला टाइप है कैटेगरी। म्यूचुअल फंड कैटेगरी किसी भी फंड के इन्वेस्टमेंट पर्पस और उसके फैसिलिटी के अकॉर्डिंग फंड को अलग करने का एक तरीका है। अगला टर्म है टाइप। म्यूचुअल फंड सीरीज के पहले एपिसोड में हमने स्ट्रक्चर बेस्ड फंड के बारे में बात की थी। यहाँ पर ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड का मतलब यह है कि हम इस फंड में कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस बाय किए गए यूनिट को आप कभी भी सेल कर सकते हैं। यहाँ पर अगला टर्म है बेंचमार्क। बेंचमार्क एक इंडेक्स होता है जिसका यूज फंड या फंड के क्वालिटी परफॉर्मेंस लेवल को एक पॉइंट के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगला टर्म है कैटेगरी रैंक। इस कैटेगरी रैंक का मतलब यह है कि वह पर्टिकुलर फंड रिटर्न के मामले में कितने नंबर रैंक पर आता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, निपॉन इंडिया लिक्विड फंड के 11वें नंबर रैंक पे आता है। अगला टर्म है मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट। इसका मतलब है कि आप 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट से भी शुरुआत कर सकते हैं। अगला टर्म है मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट। SIP का मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। इसमें हर महीने एक निश्चित मतलब कि फिक्स अमाउंट किसी भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला टर्म्स है यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी एक टर्म्स है जो किसी भी फंड के पूरा होने या उसके बहुत करीब होने पर यूज किया जाता है। यील्ड टू मैच्योरिटी को लॉन्ग टर्म वर्ड माना जाता है और इसे एनुअली रेट में काउंट किया जाता है। अगला टर्म्स है इफेक्टिव मैच्योरिटी। इफेक्टिव मैच्योरिटी किसी भी बॉन्ड के उसके मैच्योरिटी तक इंटरेस्ट रेट के फ्लक्चुएट को दर्शाता है। अगला टर्म्स है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। मॉडिफाइड ड्यूरेशन एक फॉर्मूला है जो किसी सिक्योरिटीज के वैल्यू में हुए बदलाव को व्यक्त करता है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस के अपोजिट डायरेक्शन में मूव को फॉलो करता है। अगला टर्म्स है अल्फा। अल्फा का मतलब यह है कि स्कीम का पोर्टफोलियो अपने एवरेज रेट के मुकाबले कितना ऊपर या नीचे जाता है। मतलब कि अगर अल्फा 1.5% है तो यह माना जाता है कि उस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क से 1.5% कम रिटर्न दिया है। अगला टर्म है एक्सपेंस रेशियो। म्यूचुअल फंड के मैनेजमेंट पर जो खर्च आता है इसी खर्च का एवरेज एक्सपेंस रेशियो कहलाता है। एक्सपेंस रेशियो जनरली 1% या उससे कम हो तो अच्छा होता है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा नहीं होता है। अगला टर्म है शार्प रेशियो।
शार्प रेशियो म्यूचुअल फंड के रिस्क एडजस्टमेंट रेशियो को मापने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रयोग करता है। यह रेशियो हमें बताता है कि हमारा फंड ने रिस्क फ्री रिटर्न के अलावा कैसा परफॉर्मेंस दिया है। अगला टर्म्स है इंफॉर्मेशन रेशियो। इंफॉर्मेशन रेशियो यह दर्शाता है कि उस फंड के फंड मैनेजर ने कंसिस्टेंसी रिस्क एडजस्टेड कितना रिटर्न जनरेट कर पाता है उस म्यूचुअल फंड के बेंचमार्क के तुलना में, या अगर सीधे शब्दों में कहे तो इंफॉर्मेशन रेशियो फंड मैनेजर के एबिलिटी को दर्शाता है। अब हम बात करते हैं एग्जिट लोड की। जैसे हम फिक्स डिपॉजिट में टाइम पीरियड खत्म होने से पहले इन्वेस्ट किए हुए अमाउंट को निकालते हैं तो हमें पेनल्टी के तौर पर कुछ इंटरेस्ट कम मिलता है। ठीक उसी तरह जब भी कोई इन्वेस्टर फिक्स टाइम पीरियड से पहले म्यूचुअल फंड से पैसा निकालता है तो उसको मिलने वाली राशि पर एग्जिट लोड लगाया जाता है। एक बात ध्यान देने वाली यह है कि एफडी में लगी पेनल्टी में हमें केवल रिटर्न ही कम मिलता था, मगर म्यूचुअल फंड में मिलने वाला रिटर्न फिक्स न होने पर इसमें एग्जिट लोड लगने से आपका कैपिटल अमाउंट भी कम हो सकता है। उसके बाद आप यहाँ राइट साइड में पास्ट रिटर्न देख सकते हैं, जैसे कि 2020 में 4.3% का रिटर्न दिया है, उसी तरह 2019 में 6.7%, 2018 में 7.4%, 2017 में 6.7% और 2016 में 7.7% का रिटर्न दिया है। यह किसी भी पर्टिकुलर 1 ईयर का रिटर्न को दिखाया गया है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं रिस्कोमीटर। ये रिस्कोमीटर आपको बताता है कि ये किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क है, जैसा कि इस म्यूचुअल फंड में लो रिस्क है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ग्रोथ चार्ट, इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने 10,000 के ऊपर कंसिस्टेंसी 5 साल तक का रिटर्न को दिखाया गया है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं एनएवी का चार्ट। यह चार्ट हमें यह दर्शाता है कि किसी भी म्यूचुअल फंड का एनएवी किस तरह से ऊपर या नीचे गया है, और आप इसे अलग अलग टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं, जैसे कि 1 मंथ में आप देख सकते हैं, 3 मंथ में, 6 मंथ में, 9 मंथ में और 1 ईयर। उसके बाद आप यहाँ किसी भी पर्टिकुलर ईयर से आप देख सकते हैं, जैसे कि हमें 2018 से लेकर अभी तक चाहिए तो हम यहाँ पे सीधे डायरेक्ट कर देंगे, और आप देख सकते हैं कि 2018 से अभी तक किस तरह से एनएवी ऊपर गया है। उसके बाद आता है टॉप 10 होल्डिंग। टॉप 10 होल्डिंग हमें यह दर्शाता है कि किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने अपना पोर्टफोलियो किस टॉप 10 कंपनी में इन्वेस्ट किया है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यह तो एक लिक्विड फंड है, इसलिए आपको इसमें समझ में नहीं आएगा। इसके लिए चलिए आपको हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में लेके चलते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। इस फंड ने अपना 91% इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, और वो भी टॉप 10 कंपनी में आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। तो इस एसेट एलोकेशन सेक्शन में यही दिखाया जाता है कि कितना परसेंट हिस्सा अपना इक्विटी में और कितना डेट में इन्वेस्ट किया गया है, और साथ ही कितना परसेंट स्टेक को कैश में रखा गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक इक्विटी फंड है, तो इसने अपना 91.73% स्टेक इक्विटी में इन्वेस्ट किया है और बाकी 8.27% कैश रखा हुआ है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं सेक्टर एलोकेशन। सेक्टर एलोकेशन का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर फंड ने अपना पोर्टफोलियो अलग अलग सेक्टर में और किस ऑर्डर में इन्वेस्ट करके रखा है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस फंड ने आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी, एक्सिस, रिलायंस, भारतीय एयरटेल एक्सेट्रा में इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब एक बैंकिंग कंपनी है जो कि फाइनेंशियल में आता है। और यहाँ आप देख सकते हैं फाइनेंशियल सर्विस में 36.2% और टेक्नोलॉजी में 3.2% स्टेक इन्वेस्ट किया गया है। और इसके बाद यहाँ पर फंड मैनेजर का डिटेल दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ नाम और वह कब से इसमें काम कर रहा है और उसे काम करते हुए कितने साल हो गया है, सारा डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे यह भी दिखाया गया है कि इस पर्टिकुलर फंड और कौन सा फंड को ऑन करती है, और यहाँ पर रजिस्ट्रार और उसके एजेंट का डिटेल दिया गया है। तो यही था हमारा म्यूचुअल फंड्स का अलग अलग टर्म्स। आशा है कि आप इस टर्म्स को डिटेल में जान गए होंगे, और अब आप खुद से भी किसी भी म्यूचुअल फंड को डिटेल करके एक बेस्ट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। आज हम यहीं रुकेंगे। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो वाकई इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। म्यूचुअल फंड्स के इस सीरीज को आगे हम कंटिन्यू रखेंगे, और अगले एपिसोड में हम अलग अलग वेबसाइट पर म्यूचुअल फंड को एनालाइज करना सीखेंगे, और साथ ही उस वेबसाइट का अलग अलग टर्म्स के बारे में भी डिटेल में जानेंगे। इसलिए आप मेरे चैनल एमकेएस फाइनेंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।